हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 1500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। तो आप लोगों को पता ही है, इस लेक्चर सीरीज के जरिए मार्केट में जितनी भी ग्राम समाज की किताबें हैं सबको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 34, जिसमें हम अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। दोस्तों, अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर इन क्वेश्चन का पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के पश्चात श्रम विस्थापन हुआ। दोस्तों, हरित क्रांति के पश्चात जो श्रम विस्थापन किस तरह से हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है गाँव से नगर की ओर। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि गांव की कृषि कार्यों में मशीन या कृषि यंत्रों का प्रभाव बढ़ गया है, जिससे मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया है। इसके फलस्वरूप वो नए रोजगार की तलाश में नगरों की ओर विस्थापित हुए हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति से कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है। दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए हरित क्रांति कब शुरुआत हुई थी, 1966-67 में। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर स्वामीनाथन। तो इसमें आपसे पूछा गया कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है, तो कौन सा हो गया है, आपको ध्यान रखना है पंजाब। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का प्रमुख घटक कौन सा है। दोस्तों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का प्रमुख घटक कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है भूधारण की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, देश में आज़ादी के पश्चात भूमि सुधार की पहल की गई थी, किंतु वो सफल नहीं हो पाई थी। यही कारण कि आज भी देश में भूमि का असमान वितरण पाया जाता है। लाखों किसानों की भूधारण को निश्चितता प्रदान नहीं की जा सकी तथा देश की बड़ी आबादी के पास लगभग 1 एकड़ से भी कम भूमि है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भूधारण की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है। दोस्तों, हरित क्रांति सबसे ज़्यादा किस फसल के लिए लाभदायक रही है, गेहूं और चावल के लिए। अगर आपसे इन दोनों में से पूछे गेहूं और चावल में किसके लिए, तो सबसे ज़्यादा गेहूं के लिए। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे अंडा और चिकन के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीत क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों, पीत मतलब पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये तिलहन के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति। आप इसको ध्यान रखेंगे। मछली उत्पादन के लिए तो आप ध्यान रखेंगे नीली क्रांति। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उत्पादक दर को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है। दोस्तों, इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में उत्पादन दर को 4% बढ़ाने का निर्धारित लक्ष्य है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत जितनी भी सारी क्रांति हैं सबका मिक्स रूप आता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केसरिया क्रांति किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। दोस्तों, केसरिया क्रांति ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन डी ए करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा क्षेत्र। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो आप ध्यान रखेंगे नरेंद्र मोदी ने, जो अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि निर्यात क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों, भारत में कृषि निर्यात क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, 46। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ये 19 राज्यों में फैली हुई है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ से कृषि उत्पादों को निर्यात हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश में बीज मसाला निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि निर्यात नीति 2018 के अंतर्गत कब तक कृषि निर्यात को 7 अरब डॉलर से अधिक करना है। तो कब तक करना है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये 2022 तक करना है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे।
और दोस्तों इसी नीति में वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुने करने का भी लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 2022 स्टार्ट हो चुकी है। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीज मसाला निर्यात क्षेत्र किस राज्य से में स्थापित किया गया है। दोस्तों बीज मसाला निर्यात क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में। आपको केरल से कन्फ्यूज नहीं होना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई जल के माध्यम से उर्वरक या उपयोग तकनीक कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे, फर्टिगेशन। तो इसमें फर्टिगेशन लिखा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, फर्टिगेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी खेती किस प्रकार की समस्या का स्थायी समाधान है। दोस्तों सहकारी खेती मजदूर एवं किसान के सहकारी खेती महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं और कृषि क्षेत्र में ये जोत उपविभाजन और विखंडन को रोकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी खेती का घटक है। दोस्तों सहकारी खेती किसके लिए का महत्वपूर्ण घटक है, तो ये किसान के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहकारी खेती का प्रकार नहीं है। दोस्तों इनमें से सहकारी खेती का प्रकार कौन सा नहीं, काश्तकारी खेती होती है, संयुक्त खेती होती है, बेहतर खेती होती है, लेकिन व्यक्तिगत खेती का कोई सहकारी खेती का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी समिति कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है। दोस्तों सहकारी खेती कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है, तो इसमें व्यक्तिगत खेती की भूमिका नहीं होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और सहकारी समिति किसानों के लिए ऋण, बीज और खाद ये सभी चीज़ें उपलब्ध कराती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी खेती संबंधित कार्यक्रम केंद्रीय सरकार द्वारा कब तक चलाया गया था, कब से चलाया गया था। तो दोस्तों ये कब तक चलाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है मार्च 1969। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कब तक, मार्च 1969 तक चलाया गया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारिता साख अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों सहकारिता साख अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे 1904 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे 1919 में। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुबंध कृषि वर्तमान में देश के किस राज्य में विशेष रूप से प्रचलित है। दोस्तों अनुबंध कृषि वर्तमान में देश के पंजाब और तमिलनाडु में प्रचलित है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और विशेष रूप से किस में है, तो आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में और पंजाब में। तो इसमें तमिलनाडु तो है नहीं, तो पंजाब, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। दोस्तों त्वरित चारा विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2011-12 में की गई थी और इससे इस कार्यक्रम से किसानों को लाभ देना तथा चारा के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था और लगभग 2500 गांवों में इसको शुरू किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 2011-12 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरक प्रोटीन पर राष्ट्रीय मिशन किस वर्ष शुरू की गई थी। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इस उपयोजना की शुरुआत 2011-12 में की गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे कब की गई थी, 2011-12 में। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सघन कृषि निकास कार्यक्रम की शुरुआत 1960-61 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई थी। दोस्तों किस जिले में की गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1966-61 में कहाँ पर की गई थी, अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे। और ये देश के कुल 7 जिलों से स्टार्ट की गई थी, तो उसमें यूपी का कौन सा जिला शामिल था, अलीगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष शुरू किया गया था। दोस्तों किस वर्ष शुरू किया गया था, आप ध्यान रखिए, तो ये 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता विपणन संघ यानी कि नेफेड का के कार्य हैं। दोस्तों, देश में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ यानी कि नेफेड की स्थापना की गई थी, जो एक शीर्ष विपणन संस्था है। तो आप ध्यान रखेंगे। और इसमें ये विपणन प्रबंधन और कृषि उत्पादों का आयात निर्यात के लिए जाना जाता है। तो इसमें ये सभी इसी के कार्य हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष से संचालित है? दोस्तों, देश की एकीकृत बंजर भूमि का विकास कार्यक्रम वर्ष 1989-90 से संचालित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देना था? दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत आपको ध्यान रखना है कब शुरू की गई थी? 2007 और 8 में, जिसका उद्देश्य चावल, गेहूं, दालों का उत्पादन में वृद्धि करना था। तो चावल, वीट, दाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये गेहूं है लिखा होगा, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता वो एक है। दोस्तों, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक बैंक है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन डी है, आप ध्यान रखेंगे, डी बी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल स्थिरीकरण कोष का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, मूल स्थिरीकरण कोष का गठन कब किया गया था? 2003 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 2003। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो किसानों को विशेष संरक्षण प्रदान करने एवं उनके हितों से संबंधित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया था। और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष रहे थे। तो आप ध्यान रखेंगे, कौन थे इसके अध्यक्ष? MS स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के भी जनक माने जाते हैं, MS स्वामीनाथन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और ये आयोग अभी तक 5 रिपोर्ट पेश कर चुका है। आप ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय किसान आयोग की जो कुल 5 रिपोर्ट अभी तक जारी की जा चुकी हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये था यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास का पार्ट नंबर 34। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसी ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आपको 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूं। और आपको इसी के साथ साथ मैं स्टैटिक जीके के भी लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, तो उन्हें आप ज़रूर करें। दोस्तों, लेखपाल में अगर आपके जीके से 25 क्वेश्चन आते हैं तो आप मान सकते हैं 6-7 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से देखने को मिलेंगे। तो आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।